Center to take this session. Sagar sir is 2014 बैच इंडियन रेवेन्यू सर्विस. सर अभी करंटली इंदौर में पोस्टेड है, डिप्टी डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन जीएसटी डिपार्टमेंट में. We can start. Morning friends, namaskar. As अभी at any point of time अगर मेरी आवाज audible नहीं हो तो please बता देंगे. You can put in a chat message या कोई audio through भी बोल सकता है. So as thank you firstly to Gunjan and to Vijay bhai for giving me this opportunity कि ये सेशन मैं आपके साथ कंडक्ट करता हूँ. We were trying to schedule this for a while पर कई सारे preoccupations थे दोनों फ्रंट पे. तो but I'm glad कि this is happening and I hope कि it will be of some use at least to you. I mean ऐसे तो आप लोग you're all very well versed with most of the things that are happening, especially with our own state, and that is why you are where you are today. But I think वो एक re-engaging का जो एक process होता है कि you through certain things once again and उस पर एक discussion होता है. So I guess that is of some use. So as Gunjan I'll just quickly give you a 2-minute introduction of myself and then we can go on the enlisted topics. So my name is Sagar Srivastav. I'm Indian Revenue Service Income Tax 2014 batch. I belong to Patna. Actually I do belong to Muzaffarpur. वो मेरा पैतृक गांव जो बोलते हैं वो मुजफ्फरपुर में ही है. But we are settled in Patna. My family is based in Patna. My father was senior IRS officer of the Bihar cadre. 1980 batch के थे. He retired in 2015, after which he settled down in Patna. Unfortunately, we lost him last year. पर मेरी currently जो posting है वो इंदौर में है, मध्य प्रदेश में. जब से मैं फील्ड में आया हूँ तब से पोस्टिंग ही रही है प्रदेश साइड. One of the reasons being कि my wife is also in the services. She's the IRS मध्य प्रदेश cadre. तो शुरुआत में उसके लिए निकल के बाहर आ पाना मुश्किल है. इस कारण से हमारी पोस्टिंग भी इधर ही अभी हमने ले ली. तो just quickly in terms of my UPSC journey, if that is of any interest at all, I did my graduation. स्कूलिंग तक सभी कुछ बिहार में ही हुआ. फादर का ट्रांसफरेबल था जॉब, तो जहां जहां बिहार में मूव किए. पटना से 10th और डॉन बॉस्को एकेडमी एंड देन बोकारो में एक दिल्ली पब्लिक स्कूल है, वहां हमें भेजा गया था 12th करने, ये सोच के कि शायद हम इंजीनियरिंग करेंगे. पर वो वहां जाते के साथ बहुत जल्दी एक डिसीजन हो गया कि नहीं, इंजीनियरिंग तो करना नहीं हमको. और अपने पापा से मैंने कहा कि ये सब नहीं, इंजीनियरिंग नहीं. एक्चुअली कोई इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा था, तो कोई बहाना ढूंढना था. तो हमने पापा को बोला कि नहीं, ये तार वार जोड़ने के लिए तो हम पैदा नहीं हुए हैं, तो हमको इकोनॉमिक्स पढ़ना है. और उस समय एक किताब पढ़ी हमने which had a deep influence on my mind at that time. अब तो I kind of regret it, but I still recommend that book. यू गुरचरण दास नाम के एक बड़े prominent author हैं. So he has written a book some time back called India Unbound. अगर किसी को भी इंडिया की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और इंडिया का पोस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो जर्नी रहा है उसमें इंटरेस्ट है, फुल ऑफ लाइवली एनेक्डोट्स, तो आप उस बुक को जरूर पढ़ें. सो आई वेंट ऑन टू डू माय ग्रेजुएशन इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम पुणे, फ्रॉम फर्ग्यूसन कॉलेज. 3 साल वहां मेरा ग्रेजुएशन हुआ. देन आई वेंट टू डू on a scholarship, I went to do my masters in economics from the London School of Economics. तो वहाँ 2 साल मास्टर्स की पढ़ाई की हमने और उसके बाद करीब 4 से 5 साल वहीं नौकरी की मैंने एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर. वो प्लान तो शुरू से था कि लौट के आके 2 साल के अंदर सिविल सर्विसेज देना है, पर वो नौकरी के भी अपने चैलेंजेस थे, वो भी इंटरेस्टिंग लगा. तो आई थॉट कि ठीक है, 1 साल बाद फिर वो फाइनली ऐसा स्टेज आया कि अब वो एज लिमिट क्रॉस हो जाएगा. So then I finally gave the exam. Actually, it was quite interesting because I gave the exam while I was working in London. तो उस समय पहला एग्जाम जो मैंने दिया था वो नए पैटर्न के जस्ट 1 साल पहले था. So that was the 2013 batch
एग्जाम 2012 वाला एग्जाम. तो दैट आई रोट एक्चुअली फ्रॉम लंदन. तो उस समय 2 ऑप्शनल होते थे. तो आई रिमेम्बर कि इतनी छुट्टी नहीं थी, तो मैंने फ्लाइट पकड़ के हम आए और सारे मेंस के पेपर्स लिखे. और उसके बाद इकोनॉमिक्स का ऑप्शनल 20 दिन बाद. तो हम वापस गए, फिर 20 दिन बाद फ्लाइट पकड़ के आए, फिर इकोनॉमिक्स का ऑप्शनल लिखे. तो वो आइडिया था कि वो बस एक टेस्ट और ट्रायल हो जाएगा. बट एज यू ऑल नो, ये तो 50% से ज्यादा ये एग्जाम तो किस्मत का खेल है. तो आई somehow actually got through that year and I got a rank of 292. तो उस साल भी मुझे इंडियन रेवेन्यू सर्विस ही मिला. And then I took a छोटा सा sabbatical from work. Then I came to पटना और 4-5 महीना वहाँ रह के घर पे फिर से एग्जाम दिया. तो वही है, जब कोई तैयारी करके नहीं दिया तो 92 रैंक आया. जब थोड़ा बहुत तैयारी करके दिया तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं. रैंक मुझे आया 282 and I was again allotted the IRS, so which I finally joined. So but the one interesting story I want to tell you, and I hope कि आपके साथ किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ होगा, was कि जब मैंने पहला बार एग्जाम दिया लंदन में रह के, तो एक ऑफिस के काम के बीच में और उसके डेडलाइंस के बीच में फॉर्म भरा और नॉन सीरियस अटेम्प्ट था, बस एक प्रैक्टिस के ऑब्जेक्टिव से. तो मैंने वो अपने आपका जो डैफ होता है जिसमें आपको सर्विस प्रेफरेंस बताना होता है, उसमें मैंने सर्विस प्रेफरेंस में सिर्फ एक ऑप्शन दिया, IAS. और मेरे दिमाग में ही कहीं नहीं आया, वो एक मेंटल ब्लॉक हो जाता है कि ठीक है, अगर वो नहीं मिलेगा तो रैंक के हिसाब से दूसरा जो सर्विस होगा मिल जाएगा. आई नेवर रियलाइज कि रैंक के हिसाब से कुछ नहीं मिलता है. द सर्विस दैट यू गेट इज अ सब्जेक्ट ऑफ द प्रेफरेंस दैट यू आर गिविंग, और उसी से वो डिटरमिन होता है. तो एक ऑप्शन देकर के मैंने छोड़ दिया. तो 292 रैंक जब मुझे आया, देन इट संक इन कि IAS तो नहीं मिलेगा, लेकिन नाउ आई विल एक्चुअली नॉट बी अलॉटेड एनीथिंग. क्योंकि वो अब तब अलॉटमेंट होगा जब आपके यहाँ सारा सभी लोगों को सर्विसेज अलॉट हो जाएंगे, रिजर्व लिस्ट से अलॉट हो जाएंगे. तो तब जाकर के, जब मेरा सेकेंड अटेम्प्ट भी क्लियर हो गया था, सेकेंड अटेम्प्ट में मुझे IRS फिर से मिल गया था, तो फर्स्ट अटेम्प्ट का मेरा अलॉटमेंट आया रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स. और मुझे लखनऊ के बाबू जगजीवन राम अकेडमी से कॉल भी आया कि सर आप आ रहे हैं, हम स्टेशन पे वेट कर रहे हैं आपको लेने. बोले नहीं भाई, हम तो NEDT, हम तो आ नहीं पाएंगे. आई जॉइंड हियर. बट दैट इज अनदर थिंग व्हिच सरप्राइज मी कि गवर्नमेंट के सिस्टम में, दैट इज वन थिंग यू रियलाइज कि इतना एक गजब का प्रॉब्लम है कि द लेफ्ट हैंड डजंट इवन टॉक टू द राइट. तो सिस्टम में कहीं ये कैलिब्रेटेड ही नहीं है, कहीं ये फेड इन ही नहीं है कि भाई एक आदमी है, उसे सेकंड उसने फिर से एग्जाम दिया है, वो सेम आदमी है, उसका सेम यूनिक ID है, उसने एग्जाम दिया, उसे एक सर्विस अलॉट हो गया है, तो अब आप उसे फिर से अलॉट करके किसी और का टर्न नहीं वेस्ट करें. बट वो गवर्नमेंट का एक क्लासिक प्रॉब्लम है जो आप लोग रियलाइज करेंगे कि सेम ऑफिस में रह के, सेम बिल्डिंग में रह के, सेम फ्लोर पे रह के, पीपल विल नॉट टॉक टू ईच अदर एंड दैट लीड्स टू सो मच कंफ्यूजन एंड chaos. Anyways, I joined the NEDT, I completed my training and I have been posted in Indore since then, Ujjain and then Indore. So I'm currently Deputy Director in the investigation wing of the Income Tax Department. Right, so एक चीज I will just want to know before we start is कि should I continue more in English or in Hindi or a mix of both? अगर गुंजन अगर आप हैं तो maybe you can एक input दे दें, or I'll just casually mix of both में I'll just continue. Sir, mix of both would be good. Okay, ठीक है. Thank you, sir. So thanks, Gunjan. So as as we know, this session is actually on issues related to Bihar. Basically, it's meant to be an overview. The topics that I've selected, I'll actually not go through all the topics that are listed there because that will take a lot of time. I'm hoping that some of my colleagues, Santosh Bhai and Vijay Bhai, will join me. एक दो चीजें. But the way I've divided is कि I'll quickly first very quickly talk through the political kind of history of Bihar, and I'll tell you why that is important later. We'll then come to the economy, the economic overview of Bihar, some basic stats and data which you need to know, the current economic challenges on offer, the growth opportunities, and then some specific burning issues जो अभी से नहीं, शायद मेरे समय से भी रहे हैं. So issues like Bihar's demand for a special status, or
बिहार मॉडल क्या है, जो बिहार मॉडल की बड़ी चर्चा होती है. एंड इनफैक्ट आई रिमेंबर आई वाज आस्क्ड अबाउट इट इन माय इंटरव्यू. बिहार मॉडल और गुजरात मॉडल का एक तुलनात्मक पर्सपेक्टिव देने के लिए तो एक पॉलिटिकल इशू भी रहा. Then issues like prohibition in Bihar, problem of flooding, reasons for backwardness. I think that section will take up most of the time because that is important. It's important to understand why we are where we are still. And we'll just go through some of the key sectors like agriculture, industry, agro processing, and all these growth sunrise sectors जिसे बोलते हैं. सात निश्चय का एक टॉपिक है, एंटी डाउरी कैंपेन है. And finally, if you have chosen the home cadre, probably we can discuss why somebody would have chosen Bihar cadre and somebody would not. So, let's just quickly start with Bihar ka ek political overview. And the reason I've chosen this first is because, हर स्टेट का अपना एक यूएसपी होता है कि आप जब किसी एक स्टेट को बिलोंग करते हैं तो दैट स्टेट इमीडिएटली जब उसका नाम कोई बाहर का आदमी सुनता है तो एक चीज जो सबसे पहले दिमाग में आती हो वो उसका यूएसपी. अब आप केरला के बारे में बोलेंगे तो शायद वो गॉड्स ओन कंट्री और टूरिज्म दिमाग में आएगा. हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड की बात करेंगे तो वहां की सीनिक ब्यूटी हिल स्टेशन दिमाग में आएंगे. एंड सिमिलरली अगर कोई बिहार सुनता है, स्पेशली हमारे एक सेमी इंटेलेक्चुअल और जो एक एकेडमिक टाइप का जो एक कॉन्टेक्स्ट रहेगा आपके इंटरव्यू में, तो पॉलिटिक्स और बिहार के लोग पॉलिटिकली अवेयर हैं, कॉन्शियस हैं, ये सब बातें हमेशा होती हैं. सो दैट थिंग इज फ्लैग्ड इमीडिएटली. एंड बिकॉज बिहार का एक यूएसपी है पॉलिटिक्स, इट इज एसोसिएटेड विद पॉलिटिक्स एंड इट इज सीन टू बी अ पॉलिटिकली कॉन्शियस स्टेट. हेंस आई थॉट कि एक पॉलिटिकल ओवरव्यू इसलिए भी जरूरी है बिकॉज आपके मेरे जनरेशन के तो शायद नहीं, पर आपके जनरेशन के मैक्सिमम लोगों को जो एक्सपोजर रहा है बिहार का वो, और बिहार के पॉलिटिक्स के बारे में जब भी सोचते हैं तो वो लालू यादव एंड पोस्ट लालू यादव एरा की दिमाग में आता है. अबाउट पीपल लाइक लालू यादव और नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, एंड देन द यंगर लॉट जो सेकंड जनरेशन है इनका, तेजस्वी एंड चिराग पासवान एंड द लाइक्स. और इसके पहले की बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है बिहार की. और there is, I always say कि बिहार का so one thing I would say is in the interview Santosh bhai had also mentioned this earlier. It's always good to sound idealistic and romantic because वो एक चीज जो है वो आजकल सिविल सर्विसेज में बहुत मिसिंग है. लोग आजकल सिविल सर्विसेज में आते हैं उसे एक करियर समझ के, उसे एक प्रोफेशन समझ के कि भाई ये प्रोफेशन है, इसकी एक सीढ़ी है, स्टेपिंग स्टोन है, आगे बढ़ना है. बट पुराने जनरेशन के लोग आते थे, उनके दिमाग में एक रोमांटिक सेंस होता था, एक इलान का सेंस होता था, एक आइडियलिज्म होता था. वो रिटेन करना बड़ा जरूरी है. अगर ये आप डिस्प्ले कर सकते हैं इंटरव्यू में, एंड दैट इज व्हाई व्हेन इट कम्स टू बिहार एंड द सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू दैट स्टेट, do try and sound romantic and idealistic at certain points. Obviously you need to be conscious of the fact कि ऐसे वो मौर्य और अशोक और बुद्धा की धरती ये सब नहीं कि भाई you need to know कि obviously we are backward and we are lagging behind. You need to acknowledge that तभी progress होगा. But still sound idealistic where you can, and that is why I feel one pointer I'll give you for the interview is कि बिहार की मिट्टी के बारे में there is something which I call irresistibly powerful. And वो ये है कि वो वर्षों तक बिहार में आप वहां के जो लोग हैं they will put up with injustices, they will put up with अन्याय, वो सहते रहेंगे, साइलेंटली सफर करते रहेंगे. बट उसके वैल्यू सिस्टम में कुछ ऐसा बना है कि एक पॉइंट के बाद जब वो अतः हो जाएगा जिसे कहते हैं और सारी सीमाएं पार हो जाएंगी तो द सोसाइटी विल स्टैंड अप एंड रिवोल्ट. ये बिहार के कल्चर में है, उसकी मिट्टी में, उसके वैल्यू सिस्टम. एक पॉइंट के बियॉन्ड वो इंजस्टिस सफर नहीं करता. देयर आर लॉट्स ऑफ स्टेट्स इन इंडिया वेयर करप्शन हैज बिकम सो मच अ वे ऑफ लाइफ. बिहार में ऑब्वियसली सबसे ज्यादा करप्शन होगा, बट आप किसी को जस्टिफाई उसे करते हुए नहीं सुनेंगे. देयर आर सम स्टेट्स इन इंडिया जो प्रॉस्परस हैं, बट वहां के वैल्यू सिस्टम में क्या ठीक है ना, वो पैसा ले रहा है तो ले रहा है, ठीक है, क्या गलत कर रहा है, हमारा काम तो कर रहा है ना. ये चीज आप कभी बिहार में नहीं सुनेंगे. वो सफर जरूर कर लेगा पर जस्टिफाई नहीं करेगा. And it has been a land of revolutions. It has been a land of ideological battles, political upheavals. The most prominent being JP movement. पर बिहार की पॉलिटिक्स में अगर हम लोग पीछे जाएं और इवन इंडिपेंडेंस के पीछे जाएं तो जो सोशलिस्ट मूवमेंट का रूट्स था वो बिहार में बड़ा स्ट्रॉन्ग. उस समय से ही जेपी उस समय भी एक्टिव थे,
कांग्रेस के अंदर रह के भी आचार्य नरेंद्र देव थे। ये लोग कांग्रेस के अंदर रह के भी, आपको पता है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाई इन्होंने। और बिहार में वो सोशलिस्ट लीनिंग और सोशलिस्ट आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ जो था, जस्टिस हो, न्याय हो, इक्वालिटी हो, ये सब जो एक रोमांटिक नोशंस थे वो शुरू से थे केंद्रित। और इस कारण से वो मूवमेंट पैरेलली चला। तो बिहार आफ्टर इंडिपेंडेंस till 1967 it was entirely ruled by the Congress. So you need to know obviously कि हमारे पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे या श्री कृष्ण सिन्हा थे, कि एक बड़ी फेमस राइवलरी थी उस समय। उनके डिप्टी हुआ करते थे अनुग्रह नारायण सिन्हा, जिनके नाम पे एएन कॉलेज है पटना में और एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट है। तो वो उनके हमेशा डिप्टी रहे, वो चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाए, बट वो एक बड़ी हेल्दी राइवलरी थी उनके बीच। श्री कृष्ण सिंह ऑलमोस्ट 1961 तक रहे। उसके बाद स्टेट ऑफ सीएम्स बहुत सारे आए, पॉलिटिकल टर्मोइल रहा, और फाइनली 1967 में जाकर के बिहार में वन ऑफ द फर्स्ट नॉन कांग्रेस सोशलिस्ट गवर्नमेंट जो बोलते हैं वो देश में बनी 1967 में। कि उसके पहले क्या हुआ था कि सोशलिज्म और सोशलिज्म के मूवमेंट में राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव, ये तीन मुख्य लोग थे, जिसमें कि बीच में आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण एक तरफ हो गए, उन्होंने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बनाई। और राम मनोहर लोहिया इससे अलग रहे, उन्होंने पार्टी का नाम सिर्फ सोशलिस्ट पार्टी था। और इनके अंदर भी आइडियोलॉजिकल डिफरेंस थे। वन वाज मोर कम्युनिस्ट लीनिंग, और दूसरे तरफ वो एंटायरली रेवोल्यूशनरी मार्क्सिस्ट लीनिंग्स नहीं था, बट सोशलिस्ट वैल्यू सेट था। तो उस डिफरेंसेस के कारण ये स्प्लिट हुआ। बाद में 1964 में जाके they merged and they became something called the संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, जिसे संशोपा भी कहते हैं। तो संशोपा का एक बड़ा फेमस उस समय नारा था, एंड these are the things, small nuggets that you should be aware of, so that कि जब भी मौका लगे इंटरव्यू में you can throw it somewhere। कि आजकल हम लोग सोशल जस्टिस, एम्पावरमेंट ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस की बात करते हैं, ये आज की नई चीज नहीं है। उस समय संशोपा का और लोहिया का नारा था कि पिछड़ा पावे 100 में 60, तो 60% पॉपुलेशन है पिछड़ी जातियों की, तो उसकी जो भागीदारी भी है गवर्नमेंट सिस्टम में और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में, वो भी 60% होना चाहिए, पिछड़ा पावे 100 में 60। तो 1967 में पहली गवर्नमेंट बनी संशोपा की, उसमें कांग्रेस का एक टुकड़ा था, जिससे अलग हुआ था महामाया प्रसाद सिन्हा चीफ मिनिस्टर बने। बट अगेन ये जो इंटरनल राइवलरी होती है, जो एक क्लैश ऑफ ईगोज रहता है, इस कारण से काफी क्लैशेस हुआ। और आपको 67 से 72 73 तक ऑलमोस्ट 5-6 डिफरेंट साल के 6 महीने। पर the one person who played a key role after that, from say the 70s to the 80s, all of 70s basically, because the 80s में फिर से कांग्रेस आ गई थी, and 80s till 1990 कांग्रेस गवर्नमेंट्स रहे। So the one person you should know about, and again if you can mention about him, is कर्पूरी ठाकुर। बिकॉज कई चीजें जो हम लोग आज देखते हैं या हम लोग 1990 के बाद सुने हैं कि ये हुआ वो हुआ, उसका जेनेसिस था कर्पूरी ठाकुर जब सीएम थे उस समय। यू कैन ड्रॉ पैरेलल्स बैक देन। तो कर्पूरी ठाकुर सीएम बने, 2 बार बने, बहुत लॉन्ग लास्टिंग उनका टेन्योर नहीं रहा, कई बार कंट्रोवर्शियल भी रहा, बिकॉज ही आल्सो हैड दिस वेरी डीप रूटेड आइडियलिस्टिक स्ट्रीक। और एक बड़ी फेमस चीज उन्होंने की जिसके बारे में आपको जानना चाहिए, वो ये कि उस समय तक इंग्लिश वाज अ कंपल्सरी लैंग्वेज फॉर पासिंग मैट्रिकुलेशन एग्जाम्स। और इस कारण से बिहार के रूरल एरियाज में जो पास परसेंटेज था मैट्रिकुलेशन का, बहुत ही लो था, अबिस्मली लो। बिकॉज इंग्लिश में एक किसी को भी वो फ्लुएंसी नहीं थी, कोई बैकग्राउंड नहीं था, स्कूलों में पढ़ाया नहीं जाता था ढंग से, उस कारण से बहुत पुअर पास परसेंटेज। तो कर्पूरी ठाकुर जब एजुकेशन मिनिस्टर थे पहले गवर्नमेंट में, उन्होंने he did away with this. He said कि English is no longer compulsory, कि आपको पास करना ही है to be a matriculate। और इस कारण से there was a dramatic rise in the pass percentage of the matriculates in Bihar। और जो elite वर्ग था सोसाइटी का, जो तबका था, वो सब मजाक भी उड़ाता था कि अच्छा कर्पूरी डिवीजन से पास किए हो। तो वो कर्पूरी डिवीजन बड़ा एक फेमस टर्म था, उसको एक बिरेट करने के लिए बोलते थे, बट दैट टर्न्ड आउट टू बी अ वेरी पावरफुल डिसीजन बाय कर्पूरी ठाकुर। उन्होंने उर्दू को भी प्रमोट किया, एम्पावरमेंट ऑफ वीकर सेक्शंस। आई थिंक इन मुंगेरी लाल कमीशन उस समय बैठा था, तो गवर्नमेंट जॉब्स में बैकवर्ड्स के लिए, ओबीसी के लिए रिजर्वेशन स्टेट लेवल पे उस समय कर्पूरी ठाकुर ने लाया, वो आज हम लोग देख रहे हैं।
which has then gone on to become reservation for the most depressed classes called the EBCs, जो current regime में हो रहा है. या प्रोहिबिशन ये बिहार में पहली बार नहीं हुआ है. कर्पूरी ठाकुर के समय में प्रोहिबिशन एक बार पहले भी लागू हो चुका है, सक्सीड नहीं किया. इट इज समथिंग व्हिच इज सीन एज डेस्टिन्ड टू फेल, बट प्रोहिबिशन उनके समय में. तो अ लॉट ऑफ दी पॉलिसीज जो आप लालू यादव के समय में या नीतीश कुमार के समय में देखेंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं ये लोग इंस्पायर्ड रहे हैं, और एग्जैक्टली उस पाथ पे अगर चल रहे हो ना चल रहे हो, बट कहीं ना कहीं उस समय के एक लीनिंग से इंस्पायर्ड रहे हैं, और जेपी मूवमेंट का समय और वो आइडियल्स, तो अभी भी वो पॉलिसीज, वो प्रोग्रेसिव पॉलिसीज डिफरेंट शेप, डिफरेंट आकार में अभी भी कंटिन्यू कर रही है. एंड देयर वर अदर कोलीग्स ऑफ कर्पूरी ठाकुर एट दैट टाइम, जो सोशलिस्ट मूवमेंट को उन्होंने स्ट्रेंथ दिया. रामानंद तिवारी एक फेमस पर्सन थे, जो आज शिवानंद तिवारी होते हैं, उनके फादर ही वो, आई थिंक ही वाज constable in Bihar police, and he actually went on to become the home minister of Bihar, so the head of the entire police force. Very interesting story of Ramanand Tiwari. Kapil Dev Singh, again a great socialist leader. संतोष सिंह एक इंडियन एक्सप्रेस के जर्नलिस्ट, उन्होंने एक बहुत अच्छी बुक अभी लिखी है, कभी आपको इंटरेस्ट होगा पढ़ना, फ्रॉम इट्स कॉल्ड जेपी टू बीजेपी. तो हाउ बिहार का वो पूरा एक प्रोग्रेशन हुआ है कि कांग्रेस टू सोशलिज्म, एंड नाउ द राइट विंग आइडियोलॉजी हैज गेन्ड टू होल्ड, और वो भी एक स्ट्रेंथ ले रही है बिहार में. जेपी से बीजेपी तक का वो पूरा सफर, तो उसमें उन्होंने एक चैप्टर लिखा है कॉल्ड द अनसंग सोशलिस्ट. तो कर्पूरी ठाकुर के बारे में बहुत लोग जानते हैं, बट रामानंद तिवारी, कपिल देव सिंह, जगदेव प्रसाद सिंह, ये लोग, इनका पायनियरिंग कॉन्ट्रीब्यूशन रहा. सो आई नो दिस मे नॉट बी एंटायरली रेलेवेंट, बिकॉज आपसे पॉलिटिकली लोडेड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, बट एक अंडरलाइन फिलॉसफी के बारे में अगर आप अवेयर रहेंगे कि बिहार में ये पोस्ट 90s नहीं, उसके पहले से ही, हमेशा से पोस्ट इंडिपेंडेंस, इट हैज बीन अ लैंड ऑफ चेंज, अ लैंड ऑफ रेवोल्यूशंस, अ लैंड ऑफ आइडियलिज्म. सो दीज आर नगेट्स दैट यू कैन थ्रो इन ड्यूरिंग द इंटरव्यू, अगर कहीं भी आपको रेलेवेंट लगे. उसके बाद और इस सेशन को हम एंड करेंगे आपको एक बहुत ही अच्छा, it's something which can try very hard to use it in the interview if you can, because this has been my favorite expression which I have read all through my academic career. और ये बिहार का जो मैंने आपको बताया कि इनजस्टिस नहीं टॉलरेट करना, एक पॉइंट तक ही सफरिंग को लेना, तो उससे भी बहुत जेलन करता है. इट्स कॉल्ड द टनल इफेक्ट. ये मैंने पहले भी एक सेशन बोला था, बट इसे आप याद रखें, इट्स कॉल्ड द टनल इफेक्ट. और इट इज प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में, अमेरिका में, एक बड़े फेमस academician रहे हैं, now I think he's almost 95 years old, Albert Hirschman, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं वो. हर्शमन के बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड ग्रोथ मॉडल्स, ये सब के बारे में भी जानते होंगे. एल्बर्ट हर्शमन ने एक बड़ा ही फेमस उदाहरण दिया, जिससे उन्होंने कहा द टनल इफेक्ट. और उन्होंने ये बोला कि न्यूयॉर्क सिटी में अगर किसी को जाने का मौका लगे, तो वो वहां पे एक शहर के बीचों बीच एक 8 लेन टनल है. एक्सप्रेस वे है बेसिकली, गाड़ियां बहुत हाई स्पीड से निकलती हैं, बट वो 8 लेन्स उसमें बटे हुए हैं. और उन्होंने उदाहरण दिया कि इमेजिन करिए कि अगर मैसिव एक ट्रैफिक जैम लगे, बहुत बड़ा ट्रैफिक जैम, और 8 लेन बिल्कुल चौक ब्लॉक है, बिल्कुल ठसाठस भरा हुआ है गाड़ियों से, और कोई मूवमेंट नहीं. कुछ देर बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, धीरे धीरे वो जाम जब खुलता है, पहली लेन की गाड़ियां धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती. तो अब हमारा नेचुरल रिएक्शन क्या होगा? हमें ऐसा लगता है कि क्या होना चाहिए, वो ये होगा कि नहीं, जो 8वीं लेन में, जो हम आखिरी लेन में खड़े हैं, हमें तो बहुत गुस्सा आएगा, हमें बहुत जलन होगा, आगे बढ़ेंगे, हम क्यों नहीं आगे बढ़े. ये एक्चुअली ऐसा नहीं हो. तो उनका ये कहना था कि ये हमें लगता है ऐसा होगा, बट हमारा नेचुरल इंस्टिंक्ट उस समय ये होगा कि अच्छा, वो मूव कर रहा है ना पहला लेन, तो अच्छी बात है, दैट मीन्स कि हमारा नंबर भी अब जल्दी आएगा, चलो वो जल्दी मूव करें, ताकि समय बाद अब हमारा नंबर भी आने वाला. लेकिन किसी ना किसी सिस्टमिक इशू के कारण, या कोई अनजस्टिफाइड चीजों के कारण, या अगर इसे सोसाइटी में इस एग्जाम्पल को एक्सट्रापोलेट करें जो उन्होंने करना चाहा, तो कोई सामाजिक स्ट्रक्चरल इनइक्विटीज और इनजस्टिसेस के कारण अगर वो पहली और दूसरी लेन की गाड़ियां ही निकलती हैं, और ये 7वीं 8वीं लेन की गाड़ियां वहीं खड़ी रह जाती हैं शाम तक, रात तक, तो तब शुरू में जो उसको गुस्सा नहीं आया और उसको अच्छा लगा कि चलो मेरा नंबर आएगा, जब वो नंबर नहीं आता है, तो वो अपनी गाड़ी से उतरता है और डंडा निकालता है, और फिर गाड़ी को लेन्स में जाकर तोड़ फोड़ करता है, शीशे फोड़ता है,
आग लगाता है, कुछ करता है, क्योंकि बड़ा पेशेंटली वेट करता है कि मेरा नंबर आएगा, लेकिन वो आता नहीं। और ये एग्जाम्पल द टनल इफेक्ट को एल्बर्ट हर्शमैन ने ट्रांसलेट किया कि सोसाइटी में भी ऐसा ही होता है कि ग्रोथ होना चाहिए, बट ग्रोथ होना चाहिए जस्टिस के साथ, न्याय के साथ। और अगर ग्रोथ इस ढंग से हो कि वो इनइक्वालिटी के डीप रूटेड हिस्टोरिकल प्रॉब्लम को बिल्कुल परपेचुएट करे, आगे बढ़ाए, वो ग्रोथ कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव। कि वो एक बड़ा तबका है समाज का जिसे लगता है कि मेरा नंबर तो आ ही नहीं रहा है, सिर्फ उस 5% वर्ग का नंबर आ रहा है। तो अगेन आई फाउंड दिस टू बी वेरी पावरफुल एंड मेरे फादर ने मुझे ये बताया था, इट लेफ्ट वेरी डीप इंप्रेशन। तो आई ट्राइड यूजिंग इट इन माय इंटरव्यू, मुझे मौका नहीं लगा, अगर आपको लगे तो आपसे। So, without going into, there is so much to talk about Bihar's political history. ये वो मैंने deliberately pre लालू यादव के इराक के बारे में कुछ चीजें आपको बताई, because उसके बाद की चीजें तो आप ऐसे भी जानते हैं, mostly everyone is aware of the post 1990 era. ये दिमाग में रहे, और कभी कुछ ऐसा मौका लगे, कभी रिजर्वेशन की बात हो, एम्पावरमेंट की बात हो, शिक्षा की बात हो, तो you can talk about Jarpuri division, you can talk about prohibition, and so on and so forth. So let's now move to the most the session, which this which our session is dedicated to the economic overview of Bihar and challenges and probably growth opportunities. So एक vast, बड़ा ही vague सा एक area है, but we'll try and run through it and we'll see at the end what comes out of it. So I know you probably will not immediately respond, but एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मतलब अगर कई बार मुझसे पूछा जाए, यूपीएससी एस्पिरेंट है, मेंस क्लियर हो गया, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो क्या आपको बिहार का जीडीपी पता है? बिहार का जीडीपी है क्या? अगर किसी को भी पता हो तो चैट बॉक्स में जरूर लिखना, या कोई अगर बोलना चाहे तो हम 5 सेकंड के लिए रुके। Around 7 lakh crore, sir. ओके, तो आपने मुझे समझ कर दिया, यू आर प्रोबेबली राइट, पर मैं यू आर प्रोबेबली राइट आई थिंक, बिकॉज मुझे ये डॉलर टर्म्स में पता है कि करीब 110 बिलियन डॉलर। द रीजन इट इज easier to remember in dollar terms is because then you can see कि वो इंडिया के जीडीपी का क्या परसेंटेज है। तो इंडिया में हम लोग बात कर रहे हैं कि अभी करीब $2.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, 5 ट्रिलियन तक ले जाना है, 2.5 से 3 ट्रिलियन अभी है, और 110 बिलियन अगर बिहार की जीडीपी है, तो हम लोग करीब बिहार कंट्रीब्यूट्स अराउंड 0.8 to 3% of the GDP of the country. But I'm quite not just pleasantly surprised but also impressed. तो बहुत अच्छी बात है। Conversion करेंगे, I'm sure that's probably the right number. 7 तो 110 बिलियन डॉलर, ये पिछले साल 2 साल पहले करीब 100 बिलियन डॉलर थी, तो 10-11% का इजाफा हुआ है पिछले 2 सालों में। अगर हम लोग सेक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन करें तो वी आर रफली एट 60-20-20 figure. So 60% comes from services, 20% from agriculture, and roughly around 18-19% from industry. Now, as we'll see later, जो industry का average है, that is अगर आप national average देखें तो industry contributes almost 31% of India's GDP. बिहार में ये it's only close to 20%. Now, as हमने देखा कि बिहार contributes 3% of the national GDP despite having 9% of the country's population. If you see the numbers, they all make sense because 9% population है इंडिया का, but 3% GDP है। तो इसीलिए अगर आप पर कैपिटा टर्म्स में देखें तो करीब 1.5 लाख रुपया 1.5 लाख रुपीस इंडिया का एनुअल पर कैपिटा इनकम है, और बिहार में that figure has just touched about 50,000. So that is also, roughly around 1/3 of the national average, because GDP per capita is what is GDP, divided by population. So आपका population का contribution 9% है, but आपका GDP का contribution 15% है, and hence your per capita GDP is also 1/3 of the national average. Poverty ratio में again we are right at the bottom. So the poverty ratio of Bihar hovers around 30 to 35%. The other interesting statistic is कि 3% GDP contribution, 9% population. Similarly, मेरे हिसाब से 9% population और 3% land mass.
तो अगेन जो पॉपुलेशन डेंसिटी होगी बिहार की, इट इज कंसिडरेबली हायर देन द India's population density because it's only got 3% of the land mass, especially after bifurcation. But population यहाँ का इंडिया का करीब 9%. Now coming to some budgetary figures. अगर आप लेटेस्ट जो बजट प्रेजेंट हुआ है बिहार का इसके थ्रू जाएंगे तो एक्सपेंडिचर जो एस्टिमेटेड है कि कितना खर्च करेगी सरकार इस साल, वो करीब 2.2 लाख करोड़ 2.2 lakh crores is the estimated expenditure of Bihar for financial year 21-22. और जो total revenue receipts हैं estimated again is around 1.85 lakh crores. तो आपका जो fiscal deficit है करीब 25,000 करोड़ का है, which is around 3% of GDP. That is kind of in line with the national average. So 2.2 lakh crore estimated expenditure and 1.85 lakh crore is the receipts of the government. So इसलिए the fiscal deficit is around 25,000 crore rupees, 3% of the state GDP. Now another kind of से बोलते हैं doom and gloom statistic ये है कि हमारा जो urbanization ratio है कि कितना परसेंट पॉपुलेशन अर्बन एरिया में रहता है, that is probably around 12 to 13%. And so this is the number of, the percentage of the population living in the urban areas. This is not the percentage of population dependent on non-agricultural activities. Those are two different things. The percentage of population dependent on agriculture is probably around 80%, but the percentage of population living in rural areas is around almost 90%. And this is the same level where India was 100 years ago. Most 19 जब बिहार बना था एज अ स्टेट 1911 में, उस समय इंडिया में जो अर्बनाइजेशन का जो डेटा आप लेंगे तो उस समय ही करीब 10% लोग शहर में रहते थे, और जो कि बिहार का कंडीशन आज है कि 10% लोग अर्बनाइज्ड एरियाज में रहते हैं. But as I said, 80% of the population is engaged in agricultural production. But the one statistic which is a cause for hope, but also a cause for worry is the median age of the population. तो जैसे डेमोग्राफिक डिविडेंड इंडिया का माना जाता है, इंडिया का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है चाइना के ऊपर, वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर, कि यहाँ का एक यंग पॉपुलेशन है, प्रोडक्टिव एज ग्रुप में है. तो वो इंडिया के पॉपुलेशन से भी कहीं ज्यादा यंग बिहार का पॉपुलेशन, but that is obviously a function of the high fertility rate, the high population growth, because greater the number of children. क्या गुंजन आप हो क्या अभी? हाँ सर बताइए. Gunjan, I'll just ask for a very quick 2-minute break, right, and to all the participants also, and then I'll come after 2 minutes and wrap it up in 15, 20 minutes. Right, sir. Right, sir. Take it, sir. Okay. Thank you.
Okay, so can we start? Okay, I'll start. I'm assuming कि लोग होंगे. So next topic that we'll come to, which is again a burning issue and will probably be asked about, is prohibition. So सबसे पहले let's just revisit the fact that prohibition का ये पहला experiment नहीं है बिहार में. पूरी ठाकुर के समय में prohibition पहले भी लागू हो चुका है, and that time it failed, or for whatever reasons it could not succeed, and then it was called off. तो अब prohibition एक interesting ये है because I think नवंबर 2015 में करीब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि 1 अप्रैल 2016 से बिहार में टोटल प्रोहिबिशन रहेगा. Or consumption and sale of alcohol and its export and transport and all kinds of things will become totally illegal. 1st April 2016. This in itself was a reversal of sorts of the government's policy because अगर आप उसके पिछले 10 साल का टेन्योर देखेंगे गवर्नमेंट का तो because of the excise duty जो इस सेक्टर से आता था उसके कारण एक बहुत बड़ा पुश दिया गया था और from the government side of setting up, or expanding this liquor industry and setting up liquor shops in almost every village ऐसा कुछ scheme था. तो I don't know the details आप पढ़ सकते हैं, but it's interesting कि क्या ऐसा हुआ कि complete reversal of sorts हो गया, so much so कि जिस industry को आपने government की तरफ से push किया और हर village में आपने liquor shops बनवाए वो reverse हो गया prohibition. Entirely illegal or blanket prohibition. It is not even like Gujarat where the sale is still allowed in say 5-star hotels या कुछ. यहाँ पे तो blanket prohibition. 1 अप्रैल 2016 से. तो initially जब prohibition लगा तो इसके लिए announce हुआ कि ये minimum 5 years of rigorous imprisonment. अगर if you are found to be an offender, that can go up to 10 years. तो 5 से 10 साल का punishment. Now, गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट किया कि 2 अक्टूबर 2016 गांधी जयंती से तो उसमें कुछ अमेंडमेंट्स होंगे पॉलिसी में, इट विल बिकम इवन मोर स्ट्रिंजेंट क्योंकि इसमें मिनिमम पनिशमेंट वाज देन मेड 10 years एंड इट वुड लीड अप टू लाइफ. तो ये अमेंडेड एक्ट कैसा होगा कि सितंबर के लास्ट वीक में इस जो ओरिजिनल एक्ट था उसको चैलेंज किया गया पटना हाई कोर्ट में. पटना हाई कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया और उसे बोला कि नहीं ये इलीगल मानना सही नहीं है एंड द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट इज रॉन्ग. बट इमीडिएटली गवर्नमेंट देन वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट, अप्रोच्ड द सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट देन सेड कि नहीं, इट रिवर्स्ड एंड ओवरटर्न्ड द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट, सेड कि ये कोई फंडामेंटल राइट्स का सवाल नहीं है. कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल कैन नॉट बी लिंक्ड टू फंडामेंटल राइट्स. तो इसलिए ये हम हाई कोर्ट के डिसीजन को ओवरटर्न करते हैं एंड गवर्नमेंट हैज द प्रेरोगेटिव हियर, एग्जीक्यूटिव वो है, वो डिसीजन मेकिंग पॉलिसी मेकिंग का है वो ले. तो उसके बाद फिर ये जो 2 अक्टूबर से इनको करना था वो और स्ट्रिंजेंट बनना था वो हो गया 10 साल का मिनिमम और लाइफ इम्प्रिजनमेंट. उसके बाद कुछ महीनों बाद गवर्नमेंट ने खुद से अमेंड किया एंड दे सेड कि नहीं, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर को एक ऑप्शन मिला कि आप 50,000 रुपए फाइन करके can escape imprisonment for the first time. और अगर आप repeat offender होंगे second time तो आपको फिर then imprisonment से कोई ये नहीं है relief. तो एक तो ये रहा, monetary fines भी of course हैं. इसके अलावा जो एक और relaxation गवर्नमेंट ने दिया कि cantonment areas जो हैं military areas वहां पर इसके लिए relaxation हुआ कि वहां पर इसका consumption और sale allowed हो सकता है in the interest of soldiers. तो ये कोटेड वर्ड्स है गवर्नमेंट के, अगेन क्वाइट इंटरेस्टिंग कि ठीक है कि इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ सोल्जर्स, बट ये गवर्नमेंट के थिंकिंग का पार्ट हो सकता है. वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग फॉर मी. तो वो रिलैक्सेशन मिला एंड जनवरी 2017 में एक मैसिव ह्यूमन चेन बना, आपको याद होगा. मोस्ट ऑल ओवर पीपल फ्रॉम ऑल ओवर बिहार जॉइंड दैट ह्यूमन चेन इन सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स डिसीजन ऑफ प्रोहिबिशन. और उस समय आई थिंक 12,500 किलोमीटर का ये ह्यूमन चेन बना वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट. तो ये जो बिहार प्रोहिबिशन एंड एक्साइज एक्ट है 2016 का, तो एक तो देखिए इसका जो स्ट्रिंजेंसी है वो ब्लैंकेट बैन है,
किसी भी तरह का कंजम्पशन सेल कहीं भी किसी क्लास में अलाउड, अनलाइक गुजरात वेयर की होटल्स में या 5 स्टार होटल्स में या स्पेसिफिक लाइसेंसेस नहीं है, वो एक स्ट्रिंजेंसी का लेवल है। अब और सीधा इसमें मतलब ठीक है 50,000 फाइन, बट उसके बाद सीधा 10 साल इम्प्रिजनमेंट या लाइफ इम्प्रिजनमेंट अगेन मेक्स दिस एक्ट क्वाइट stringent. But इसके अलावा there are certain other intricacies of this act बहुत interesting है, which makes it susceptible to misuse. One thing which it does is कि it allows the police to assume कि अगर आपके घर में, अगर वो आपके घर के अंदर आते हैं और देखते हैं कि कोई ऐसा यूटेंसिल आपके पास है जिसमें जैगरी मतलब गुड़ और ग्रेप्स अंगूर, इसका कोई मिक्सचर, गुड़ और अंगूर का अगर कोई मिक्सचर बना हुआ आपके कहीं भी किसी भी यूटेंसिल में घर में मिल जाता है, तो द पुलिस हैज द राइट टू अज्यूम इस जगह मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है अल्कोहल प्रोडक्शन हो, बस इस बेसिस and quite stringent and susceptible to misuse. अगर आप consume कर रहे हैं अल्कोहल and the male member of the family has been found कि वो consume कर रहा है, तो I think पूरे घर को अरेस्ट करने का, सभी फैमिली मेंबर्स को माइनर्स को छोड़ के अरेस्ट करने का प्रोविजन है। और शायद बीच में मैंने सुना था, बट आई कुडंट फाइंड एविडेंस इन दिस, टोटल पूरे विलेज को पे फाइन लगाने का कुछ एक प्रावधान है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट family members arrested just because the male member is consumed. That defeats the entire purpose of people जो महिला member थी जो आपके पास supposedly वो एक constituency है जो आई कि domestic violence बहुत होता है, पूरा पैसा इस पे खर्च हो जाता है, इसलिए prohibition बहुत घर के लिए कोई पैसा नहीं बचता, तो ये it is going against their interest also कि male member consume कर रहा है, उसको मार पीट के कर रहा होगा लेकिन वो भी arrest हो जाए। तो ये एक चीज है। अगेन स्पेशल कोर्ट्स बने इसके लिए, ओनली these special courts can try these cases, and any premise where liquor is found to be consumed or produced, those premises are liable for confiscation. Those premises can actually be attached by the government just because consumption हो रहा है। तो by and large अगर आप देखेंगे very stringent provision। अगेन एक लाइटर वेन में हम आपको बता दें, संतोष भाई और ये लोग शायद कंफर्म कर सकें, अगेन एनेक्डोटली कहीं मैंने सुना था कि इसमें ऐसा भी कहा गया है कि अगर आप बिहार ओरिजिन के सिविल सर्वेंट हैं, बिहार कार्डर तो छोड़िए, सवाल ही नहीं उठता क्योंकि आप बिहार कार्डर में बेस्ड तो कंजम्पशन का तो सवाल ही नहीं है, वहां मिलेगा। बट अगर आप बिहार ओरिजिन के भी सिविल सर्वेंट हैं और आप इंडिया में कहीं भी बेस्ड और आप वहां पर अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, थियोरेटिकली अगर आपको पकड़ लिया जाता है तो दैट इज एन ऑफेंस अंडर दिस, आपके अगेंस्ट में प्रोसीडिंग्स है। तो हाउ दैट इज, इफ दैट इज ट्रू, हाउ दैट इज लीगली सस्टेनेबल, आई डोंट नो, बट आई वाज टोल्ड कि ये भी एक फीचर है इस एक्ट। तो अब क्या बेनिफिट्स और आपके इसके डाउनसाइड क्या रहे, तो हिस्टोरिकली आप स्टडी करेंगे कहीं भी प्रोहिबिशन फॉर वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चरल रीजंस has never been a success, has not been a success in that, and that is why they've constantly been relaxing certain policies. In fact, वहाँ normal consumer भी अगर जाए तो वो आप लाइसेंस लेकर के अपना एक कोटा बनवा सकते हो कि हाँ 2 बॉटल कैरी करना है, परमिशन है। उस ढंग से वहाँ धीरे धीरे रिलैक्सेशन हो रहा है, because there also it has failed, and historically this has not succeeded anywhere, wherever in any of the states where it has been tried, at least in. And in Bihar also, the government has obviously doled out statistics to show how domestic violence has come down ever since this act has come into force, and that is probably true. I agree with that. Domestic violence must have come down because वो बहुत logical है, because alcohol का वो इफेक्ट every Indian state में, और वो सारा अपना frustration गुस्सा अपने बच्चों पर अपनी वाइफ पर निकालता है, तो domestic violence has definitely come down. But government ने और भी statistics throw की। इसके अलावा they have said कि spending per household has increased, sale of milk has increased, cheese has increased, 2-wheelers have increased, electrical appliances have increased, more cottage industries are coming up in villages where जहाँ पर पहले rampant था alcohol का sale। These kind of correlations, ये economics का classic problem है। Correlation तो है, but causation है क्या? क्योंकि
कोरिलेशन क्या है? इकोनॉमेट्रिक्स एक इकोनॉमिक्स का फील्ड है, वहां एक्स और वाई वेरिएबल पे आप कोई भी वेरिएबल्स को प्लॉट करेंगे और उसके थ्रू लाइन ड्रॉ करेंगे और आपको एक बहुत स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा, तो आप बोलेंगे कि ये कोरिलेटेड। When those two variables could be entirely unrelated, it is just a matter of chance कि भाई वो आपको कोई एक पैटर्न दिख गया, तो कोरिलेशन दिख जाएगा, बट उससे कॉजेशन ड्रॉ कर सकते हैं क्या? I except fall in domestic violence, I find it difficult to see कि कोरिलेशन और कॉजेशन ये इतनी सारी चीजों का हो सकता है। बट वो जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो अपार्ट फ्रॉम फॉल इन डोमेस्टिक वायलेंस व्हिच इज डेफिनेटली ऑब्जेक्टिव एंड साइंटिफिक के अलावा कोई ऐसा चीज नहीं है। जो फ्लिप साइड है, जो इसका इल इफेक्ट्स है, वो बहुत सारे हैं। दोज कैन एक्चुअली बी सीन। एक तो आपका ठीक है 4000 करोड़ का रेवेन्यू लॉस हुआ एक्साइज ड्यूटी का, वो तो एक कॉन्शियस डिसीजन था गवर्नमेंट का, वो पॉलिसी लाते समय भी दे वुड नो कि ये 4000 करोड़ का रेवेन्यू पोटेंशियल का सेक्टर था, वो चला गया, ठीक है, हम उसको गैप को कहीं और से फिल करें। पर इसके अलावा बिहार में एक मैसिव लिकर माफिया पनपा है जो बहुत ज्यादा एम्बोल्डन हो गया है, इन द सेंस कि नॉट बिकॉज अब देयर इज नो अदर वे बट टू आइदर स्मगल अल्कोहल बिहार और टू प्रोड्यूस इलिसिट लिकर इन फार रिमोट कॉर्नर्स। तो स्मगल करके अगर आप ला रहे हैं या यहाँ बना रहे हैं, हर तरह का लिकर माफिया एक इमर्ज हुआ है और स्मगलिंग के बहुत क्रिएटिव रूट्स इमर्ज हुए हैं। एम्बुलेंस में आता है, डेयरी वैन्स में आता है, ऑयल टैंकर्स में आता है, मिल्क कंटेनर्स में आता है। तो देयर आर वेरी क्रिएटिव वेज इन व्हिच पीपल आर ट्राइंग टू स्मगल इन दिस। तो देयर इज एन आर्ग्यूमेंट कि भाई आपका वो इंडस्ट्री तो उतनी ग्रो कर रही, बट उल्टा उसके ग्रोथ से जो करस्पॉन्डिंग आपको रेवेन्यू आ रहा था वो अब नहीं आ रहा, बिकॉज वो लीगल नहीं है। तो वो इलीगल ढंग से आउटसाइड द इकोनॉमी वो ब्लैक मार्केट में ग्रो कर रही। तो मतलब लूज लूज टाइप का एक सिचुएशन। और अब वो स्मगल होके आ रहा है तो उसका कॉस्ट बहुत हाई। तो जो आदमी इसको, कहीं मैंने पढ़ा कि वो 50 रुपए का एक कुछ का ग्लास पी रहा है, तो उसका जो आउट ऑफ पॉकेट जो एक्सपेंसेस इस पे था, बिकॉज ये स्मगल ढंग से आ रहा है और कंजम्पशन अभी भी हो रहा है और अवेलेबिलिटी अभी भी है, बट फॉर्मल चैनल के बाहर है, तो वो उसका जो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस पे जा रहा था वो तो और बढ़ा है। तो लोगों को और समस्या बढ़ गई कि अब तो इतना अल्कोहल तो कंज्यूम कर रहे हैं, इनेब्रिएट हो रहे हैं और बहुत एक्सपेंसिव अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये जो पैरेलल इकोनॉमी इलिसिट लिकर ट्रेड की वो फ्लरिश कर रही है। और अल्कोहल मतलब इवन एनेक्डोटली आप लोग पटना वगैरह में सुनेंगे कि होम डिलीवरी के लिए भी अवेलेबल है। तो ये जो कर्व्स है, और ये लिकर माफिया इतना एम्बोल्डन हुआ है कि इसके चलते एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम वापस से अराइज हुआ है। इनके लिए इतना ल्यूक्रेटिव एक्टिविटी है कि दे गो टू एनी लेंथ्स। तो पुलिस रेड करती है तो सो मेनी इंस्टेंसेस जहां पर वायलेंस हुआ है, लिकर माफिया ने अटैक किया पुलिस को। एक जगह सीतामढ़ी में सब इंस्पेक्टर का को मार दिया गया था इस वजह से। तो उस पर गवर्नमेंट का डिफेंस ये था कि भाई आप लोग ऐसे ही रेड के लिए चले जाते हो, 1-2 लोग का टीम बना के चले जाते हो, प्रॉपर टीम लेके 20 लोग का जाओ और प्रॉपर करके जाओ, तब ऐसा नहीं ट्रीट इट एज अ सीरियस लॉ एंड ऑर्डर इशू। सो यू एक्चुअली क्रिएटेड समथिंग जिससे जो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम आपने अदरवाइज इतने मेहनत से सॉल्व किया टू अ लार्ज एक्सटेंट, वो वापस से पनप रहा है थ्रू द क्रिएशन ऑफ व्हाट इज कॉल्ड द लिकर माफिया, स्मगलिंग अल्कोहल एंड प्रोड्यूसिंग इलिसिट लिकर। और इसके कारण इलिसिट, हाँ एक डेटा पॉइंट आपके पास डेफिनेटली कि पिछले 5 साल में इलिसिट लिकर से जो डेथ हुए हैं, जो कंजम्पशन हुआ है, स्पेशली हूच से। सो हूच इज आई थिंक अ वेरी इंफीरियर क्वालिटी ऑफ अल्कोहल जो बिल्कुल लोकली प्रोड्यूस। एक तो स्मगल करके जो ओरिजिनल अल्कोहल स्मगल करके बाहर से लिया, स्मगल नहीं कर पा रहे हो लोकली प्रोड्यूस करो, बट वो बहुत ही इंफीरियर क्वालिटी की। बट उसके कारण जो डेथ्स हुए हैं दैट हैज इंक्रीज्ड कंसिडरेबली लास्ट 5 years, कुछ रिलेटेड डेथ्स, इलिसिट रिलेटेड डेथ्स, एंड जो सब्सटेंसेस का कंजम्पशन है दैट हैज ग्रोन। वीड है, गांजा है, और क्या चरस, भांग, ये सब का कंजम्पशन भी बहुत बढ़ा बिकॉज पीपल आर एक्सप्लोरिंग अदर एवेन्यूज। एंड द लास्ट थिंग जो एक अनफॉर्चुनेट इसका एक इम्पैक्ट देखा गया वो है कि जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है, जो डिसएम्पावर्ड सेक्शंस हैं, जो एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट, उस हर कम्युनिटी है, इन लोगों का जो आप डेटा देखेंगे कि कितने लोग अरेस्ट हुए, कितने लोग इम्प्रिजन्ड हैं, कितने अंडर ट्रायल हैं, किन पे केसेस चल रहे हैं, तो इनका एक डिस्प्रपोर्शनेटली हाई मेजॉरिटी जो है वो इन सेक्शन से आते हैं। एंड अगेन दैट इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट फॉल आउट ऑफ दिस पॉलिसी बिकॉज it is for the police. It is very easy to
take action against these disempowered sections, the marginalized sections. सबसे आसान होता है इनको टारगेट करना, तो उनको अपने टारगेट्स भी मीट करना, उनको दिखाना भी है कि भाई इतने लोग अरेस्ट हुए, केस चल रहा है, सबसे आसान है इनको पकड़ना, तो वो चाहे राइट केस हो चाहे फॉल्स केस हो, इसी के अंदर भी हो, वो डिस्प्रोपोर्शनेटली हाई मार्जिनलाइज सेक्शंस ये अफेक्ट किए। एक तरफ आपका एक क्वांटिफाइड एडवांटेज कि डोमेस्टिक वायलेंस कम हुआ है, ठीक है, डेफिनेटली, उसके दूसरे तरफ इतने सारे इसके फ्लिप साइड्स और इसके नेगेटिव्स, तो विच इज आल्सो साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव। तो एक सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस कम करने के लिए, दिस इज कॉल्ड इन इंग्लिश, देयर इज अ फ्रेज कॉल्ड थ्रोइंग द बेबी आउट विद द बाथ वाटर। भाई समस्या का जो रियल चीज है वो हल नहीं हो पा रहा, डोमेस्टिक वायलेंस पर से नहीं होना चाहिए, वो किसी भी उसका अंडरलाइन कॉज हो, वो अगर होता है तो उसको हम रोकें, और अगर वो कहीं होता है तो उसके अगेंस्ट हम स्ट्रिक्ट कार्रवाई करें, अगर कोई आके रिपोर्ट कर भी देते, वो प्रॉब्लम्स भी इग्नोर कर दिया जाता है, तो जिससे कि सोसाइटी में स्ट्रॉन्ग मैसेज जाए कि नहीं, अगर ये आता है हमारे नॉलेज में तो हम लोग स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे, विल बुक द कल्प्रिट्स। वो नहीं करके बस एक रिमोट लिंकेज बनाना कि वन ऑफ द मेजर कॉजेज इज कि ये अल्कोहल कंजम्पशन से तो उसी को बंद कर दो, उससे डोमेस्टिक वायलेंस। तो ये कहीं ना कहीं पॉलिसी मेकिंग में जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है, कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में प्रोहिबिशन का वो ये मॉडल सही नहीं बैठा है, might have different views, but I have put forth my views and these are kind of objective views, so you can draw from these points. You can, of course, if you want to speak in favor of it, you can strongly use the domestic violence kam hona ka argument, and you can use these other data points that the government has given कि milk का consumption increase हुआ है, cheese का हुआ है, कितना causation correlation है, नहीं आप तो use कर सकते हो उसको in favor of your argument, and एक moral argument definitely आप use कर सकते हो, but वो moral argument आजकल के society में इतना hold करती है, that is a dangerous path to go on, because then the panelists can ask you other questions about moral policing करोगे क्या करोगे, so it is a dangerous path to tread on. So this is a call for you to take, but this was my take on prohibition. Now, just drawing on from prohibition is the other topic. Similarly, anti-dowry campaign, anti-child marriage campaign, government ने start किया because they realized कि prohibition तो success है, public support मिल रहा है इसका, massive outpouring of emotions है इसके favor में, 12,000 किलोमीटर का human chain बना, तो इस बार 14,000 किलोमीटर का human chain, anti-dowry campaign और anti-child marriage campaign। उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि मतलब अगर आप देखेंगे कि क्राइम्स, नीतीश कुमार जी ने खुद बोला कि क्राइम्स अगेंस्ट विमेन का डेटा आप लेंगे, बिहार उसमें ठीक ठाक प्लेस्ड है, 26 रैंक है जनरल क्राइम्स अगेंस्ट, बट अगर डाउरी रिलेटेड इंसिडेंट्स आप उठाएंगे, डाउरी रिलेटेड डेथ हो या डाउरी रिलेटेड वायलेंस या डाउरी के इंस्टेंसेस हो, तो उसमें बिहार का रैंक सेकेंड है आफ्टर उत्तर प्रदेश। तो and staggering 40% of all marriages that happen in Bihar, इसका 40% are child. So again, these are very compelling arguments, and this obviously has no. This is one of those things, ना, जैसे taxation के हमारे यहाँ एक moral dilemma होता है, ठीक है, आप टैक्स कर रहे हो, बट वो सामने वाले को कहीं ना कहीं दिमाग में समझ में नहीं आता कि भाई, जो नहीं समझना चाहते कि भाई मेरा पैसा है, मेरा मेहनत से कमाया हुआ, आप कहीं आप हमसे ले जा रहे हो, हम इसको बेटर यूज करते हैं, ऑल दीज काइंड ऑफ मॉरल आर्ग्यूमेंट्स। So prohibition में, there are both arguments, and you can be on either side of the spectrum. But in this, obviously, there's not much to contest on, because child marriage के खिलाफ कैंपेन है, डाउरी के अगेंस्ट कैंपेन है, और गवर्नमेंट उसको एक इंस्टीट्यूशनल ढंग से चला रही है, तो इसमें क्या गलत है, तो अच्छी बात है। And the government also has exhorted people कि भाई So I'm joining in from another link. इसके connection में कुछ problem हुआ है, तो that's why I dialed in 2 links. तो if I'm still audible, I'll say कि हाँ, तो इसमें कि ऐसे कोई भी वेडिंग फंक्शन है, आपको पता है कि वो चाइल्ड मैरिज हो रहा है या फिर वहां पे डाउरी ली गई है, तो उसको आप बॉयकॉट करो। तो सोशल बॉयकॉटिंग जो होगा उससे पावरफुल से ये कोई रेगुलेटरी मैकेनिज्म से ज्यादा इट इज अ मॉरल काइंड ऑफ एन आर्ग्यूमेंट, एंड सोशल ऑस्ट्रोसाइजेशन का जो प्रोसेस होता है कि समाज में आप मिल करके उसको ऐसे आदमी को ऑस्ट्रोसाइज करो, बिल्कुल कट ऑफ करो, जिसने चाइल्ड मैरिज को प्रमोट किया है या डाउरी ली है। और इसमें रिसेंटली
सुप्रीम कोर्ट ने एक क्या हुआ था कि डाउरी जो जो बिल है आपको 498A जो सेक्शन है प्रोहिबिशन, वो डोमेस्टिक वायलेंस का और डाउरी के लिए सेक्शन है, तो इसमें बीच में शायद स्ट्राइक डाउन हो गया था कि इमीडिएट अरेस्ट नहीं हो सकता। तो इमीडिएट अरेस्ट का पावर जो पुलिस को दिया गया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने रिस्टोर कि नहीं, ये इन तरह के ऑफेंसेस में जरूरी है कि आप तो पहले अरेस्ट कर लो इसको तुरंत। तो वो अगेन गेव अ फिलिप टू द गवर्नमेंट्स कैंपेन कि भाई देखिए हम लोगों ने जो ये कैंपेन चलाया है सस्टेन सोसाइटी के कंस्ट्रक्टिव पार्टनरशिप से, और पिछले बार सोसाइटी ने सपोर्ट किया 12,000 किलोमीटर का ह्यूमन चेन बनाया, इस बार 14-15,000 किलोमीटर का बनाया, मतलब इसके लिए तो और भी ज्यादा पब्लिक सेंटिमेंट है। तो वो ये अगेन स्ट्रेंथेन्स आवर हैंड्स कि ये पुलिस को ये पावर रहना चाहिए, और इसके लिए आई थिंक बिहार गवर्नमेंट हैड टेकन अ स्टैंड जिसकी वजह से ये हुआ। तो बाय एंड लार्ज ये जो एंटी डाउरी कैंपेन है, चाइल्ड मैरिज कैंपेन है, ये चल रहा है। इसके अगेन इट्स टू अर्ली टू से ये कितना सक्सेसफुल हुआ है, बिकॉज ये 2018 में लॉन्च हुआ है। तो इन नंबर्स टर्म्स में अगेन कोरिलेशन कॉजेशन क्या है ये तो अभी देखने वाली बात है, बट देयर आर नो टू वेज अबाउट दैट कॉन्ट्रास्टेड फ्रॉम प्रोहिबिशन। एंड अगर आप दोनों को एक साथ लाएंगे, प्रोहिबिशन और एंटी डाउरी कैंपेन को, तो एक तरह से एक पॉलिटिकल काइंड ऑफ जब एक पॉलिटिशियन काफी समय तक पावर में रहता है तो इनिशियली वो गवर्नेंस के मैकेनिज्म्स अपनाता है, वो बिजली सड़क पानी इस ढंग के इश्यूज पे काम करता है। बट एक पॉइंट के बाद जब वो सब चीजें रेपिटेटिव हो जाती हैं तो और बहुत सस्टेन ढंग से लंबे समय तक आप पावर में रहते हो, तो आपको नहीं शायद पता होता कि भाई अब हम क्या करें, नया क्या करें। तो वो एक लार्जर देन लाइफ अवतार लेने का एक शौक कहीं ना कहीं मन में होता है कि हम अब उस रास्ते चल पड़ते हैं कि हम एक सोशल रिफॉर्मर है और हम गांधी जी के रास्ते पे चलेंगे। तो वो कहीं ना कहीं, अगेन डोंट कोट मी ऑन दिस, बट कहीं ना कहीं वो आप नेशनल लेवल पे भी देख रहे हैं कि भाई अब ये सब चीजों से ऊपर उठ के हम एक संत महात्मा का रूट, और सिमिलरली यहाँ पर कि अब एक वाइडर, भाई मेरा एक लार्जर लाइफ इमेज है, मेरा एक डायरेक्ट कनेक्ट है मासेस से, और हम उनको अपील करें। और वो सही बात भी है, टेक्स अ पॉलिटिशियन इट इज सेड टू कन्वर्ट अ गवर्नमेंट प्रोग्राम इनटू अ मास मूवमेंट। तो अब उस तरह का कोई पॉलिटिशियन जो इतने साल से पावर में है, उसको लगता है कि मेरा तो ऐसा कनेक्ट है पब्लिक से कि हम उनको इस तरह की चीजों पे वॉलंटरीली करने बोलेंगे, जैसे डिमोनेटाइजेशन में हो, विलिंगली स्वतः आपके हित में, इसमें कोई रेगुलेशन नहीं, कोई पॉलिसी नहीं, आप करिए क्योंकि हम बोल रहे हैं और ये जरूरी है और एक सोशल इविल है और गांधी जी ने भी बोला था, तो करिए। तो वो एक पावरफुल रूट है, एंड वो उसका एक बहुत अच्छा एस्पेक्ट भी है क्योंकि उसका सक्सेस होने का चांसेस भी होता है अगर आपका वो मास अपील और कनेक्ट है। तो कहीं ना कहीं आप इस पूरे चीज को उस ढंग से देख सकते हैं कि बिहार में शुरुआत में तो एक्चुअल गवर्नेंस के इश्यूज पे बहुत काम हुआ, और रोड्स बने, बिजली, लॉ एंड ऑर्डर, ये वो, लेकिन एक पॉइंट के बियॉन्ड जब अब नहीं समझ में आता कि अब बाकी समस्याएं तो बहुत जटिल हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, समय